नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर पूर्व सैनिक, सरकार से समय सीमा बताने की मांग, विपक्ष का मिला साथ। ललित मोदी के वीजा मसले पर मुश्किल में सरकार, राहुल गांधी ने की प्रधानमंत्री से सुषमा स्वराज की बर्खास्तगी की मांग, विदेश मंत्री के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन, बीजेपी ने किया बचाव। पत्रकार जगेंद्र की हत्या मामले में कार्रवाई की मांग हुई तेज, सीबीआई जांच को लेकर विपक्ष ने बढ़ाया दबाव, यूपी सरकार ने कहा आरोप साबित होने तक नहीं हटाए जाएंगे मंत्री। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की प्री मेडिकल टेस्ट परीक्षा, सीबीएसई को 4 हफ्ते में दोबारा कराने का आदेश, पेपर लीक और धांधली का लगा था आरोप। और सार्क देशों में संपर्क बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम, थिम्पू में भारत, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल के बीच मोटर वाहन करार पर सहमति, बेरोक-टोक आवाजाही से कारोबार बढ़ाने में मिलेगी मदद। और आइए देखते हैं हमारी आज की पहली खबर। वन रैंक वन पेंशन को लेकर सरकार के सामने मुश्किलें खड़ी होती जा रही हैं। इस मांग को लागू करने को लेकर पूर्व सैनिक आज दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। पूर्व सैनिकों ने सरकार से साल भर पहले किया गया अपना वादा पूरा करने की मांग की है। पूर्व सैनिकों को विपक्षी दलों का भी साथ मिल रहा है। देश की सेवा कर चुके ये पूर्व सैनिक समान रैंक समान पेंशन की मांग को लेकर फिर से सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। रविवार को दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन के बाद ये तय कार्यक्रम के मुताबिक सोमवार को जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। सरकार के आश्वासन से पूर्व सैनिक संतुष्ट नहीं हैं। ये इनडेफिनेटली चालू रहेगा। हमारी सिर्फ 2 मांगे हैं। हमको डेट दीजिए कि कब आप वन रैंक वन पेंशन को जो सैंक्शन स्कीम है उसको लागू करेंगे, और जो डेफिनेशन है वो ऑलरेडी एक ही है और विदाउट डाइल्यूशन उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पूर्व सैनिकों ने केंद्र सरकार को साल भर पहले किया वादा भी याद दिलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान सितंबर 2013 को रेवाड़ी में हुई रैली में पहली बार वन रैंक वन पेंशन लागू करने की बात कही थी। 31 मई को रेडियो पर मन की बात में भी उन्होंने ये योजना जल्द लागू करने की बात कही थी। यही सरकार आपका वन रैंक वन पेंशन का मसला सॉल्यूशन लाके रहेगी। मेरे देश के सभी सेना के जवानों को आग्रह करूंगा कि राजनीतिक रोटी सेकने वाले लोग 40 साल तक आपके साथ खेल खेलते रहे हैं। मुझे वो मार्ग मंजूर नहीं है और न ही मैं ऐसी कोई कदम उठाना चाहता हूं जो समस्याओं को जटिल बना दे। आप मुझ पे भरोसा रखिए। रविवार को जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने भी इस योजना के लिए पूर्व सैनिकों को धैर्य रखने की सलाह दी थी। इसी बीच विपक्षी दलों ने सरकार पर वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है। वन रैंक वन पेंशन हमारी सरकार ने जारी करा था, उसके आदेश कर दिए थे, उसकी बजट एलोकेशन हो गया था। इस सरकार को तुरंत वन रैंक वन पेंशन लागू कर देना चाहिए। नए पीपीओज उनके अकाउंट में जमा हो जाने चाहिए। और लगभग 14 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा डिले हुआ है। मोदी जी ने वहाँ घोषणा की थी, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी इसका उल्लेख है, और मोदी जी जो बात कहते हैं वो करते हैं। इसलिए आज तक तो किसी ने मना नहीं किया। ये मैटर ऑफ टाइम है। सरकार इस स्तर पर इसका होमवर्क हो रहा है और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से हमने जो घोषणा हमारे मैनिफेस्टो में की है वो हम पूरी करने जा रहे हैं। लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। दरअसल वन रैंक वन पेंशन की मांग दशकों पुरानी है, जिसमें समान रैंक वाले रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों और जवानों को समान पेंशन दिए जाने की मांग हो रही है। अभी पेंशन में काफी विसंगतियां हैं। इस योजना के लागू होने से लगभग 22 लाख पूर्व सैनिकों और सैनिकों की विधवाओं को आर्थिक फायदा होगा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यूपीए सरकार ने योजना को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी थी। सत्ता में आने के बाद एनडीए सरकार ने भी इसे जल्द लागू करने की बात कही थी। नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी।
और हमारे साथ इस मसले पर और बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी के सचिव आरपी सिंह साहब। स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जिस तरीके से ये भूख हड़ताल हुई और आज जो ऐलान भी किया गया कि अब पीछे नहीं हटेंगे, असल में इतना इंतज़ार क्यों करवा रही है सरकार? बात यह है कि कई साल का रुका हुआ मामला है, उसमें कई पेचीदगियाँ हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को उसको प्रोसेस कर भेज दिया है। अब ये थोड़ा उनके यहाँ समय लगेगा, लगभग एक साल भर में डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपने जितने उसके इरिटेंट से सब सॉल्व करके उसको एक प्रपोजल ढंग की उनको भेज दिए और उसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन सारे बता दिए गए हैं। तो उसमें थोड़ा समय इसलिए चाहिए कि ताकि वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो सिस्टम में है वो हो जाए पूरा, ताकि कल एक चीज़ लागू होकर फिर उसमें दिक्कत हो। उससे अच्छा एक बार प्रोसेस पूरा होगा तो ठीक होगा मामला। क्योंकि जो विरोधी कांग्रेस पार्टी उसने कहा कि हमने तो पहले ही लागू कर दिया था, उसको अमली जामा पहना दिया था, सिर्फ उसको देना बाकी रह गया था। क्या प्रोविजन किया था? अगर मैं आपको याद आ रहा हूँ, कुल मिलाकर 500 करोड़ के लिए उन्होंने कहा था हम प्रोविजन कर रहे हैं उसके लिए, और चाहिए 8300 करोड़। पैसे की बात भी नहीं है। और उसमें फॉल्ट लाइन जितने इश्यूज थे उनके ऊपर कोई रिपोर्ट बनाई क्या? सिर्फ कहने भर से, एक मीटिंग में कहने भर से काम नहीं होगा ना। उसको लागू करने के लिए जो अंदर मैकेनिकल प्रोसेस है उसका है, उसको डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी हाल में कुल मिलाकर 1.5 महीना पहले उसको भेजा है वहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास। अब वो प्रोसेस है, वो मुझे लगता है अगले महीने 1.5 महीने में वो प्रोसेस पूरा होगा और ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सारा मामला इनको ये लागू हो जाएगा, वन पेंशन वन रैंक वाला मामला पूरा। क्योंकि कुछ पूर्व सैनिक ये भी कह रहे हैं कि एक जो नई खबर आई थी, आप बता सकते हैं कितनी सच्चाई है फिर कितना झूठ है, कि वन रैंक वन पेंशन में जो डेफिनेशन थी उसको लेकर कुछ बदलाव की बातें हो रही थी और उस पर विचार चल रहा है। क्या वाकई कुछ ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। सिर्फ इतना था कि क्या सिर्फ आर्मी के साथ या बाकी लोगों को उसमें जोड़ा जाए। तो उसमें हुआ कि अभी जहाँ तक मुझे जितनी जानकारी, वो अभी सिर्फ यह कि आर्मी के लिए उसको लागू किया जाए, बाद में देखें क्या करना करने। बस सिर्फ आर्मी के लिए वन रैंक जो बिल्कुल जो डेफिनेशन पहले तय थी उसी डेफिनेशन, और उसके अलावा हम लोग तो कमिटेड हैं। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी हमारे सरकार की ओर से कमिटमेंट है कि उसको करना लागू। वो आज हो, हफ्ते में हो, 15 दिन में हो, जैसे वो उसके प्रोसेस में जैसे पूरा वो हो जाएगा लागू। उसमें क्या इशू है? तो कहा जाए कि अब पूरा का पूरा प्रपोजल तैयार, सिर्फ फाइनेंस मिनिस्ट्री से अप्रूवल की देरी है। बिल्कुल पूरा उस मामला पूरा तैयार है। सिर्फ फाइनेंस मिनिस्ट्री से उसके बाकी और कोई कहीं पेचीदगी ना रह जाए, उसके और के इम्प्लीकेशन ना रह जाए, और उसके बजटरी प्रोविजन सारे हो जाए, उतनी भर मामला है। और उसमें भी कोई ये नहीं है कि कोई बजटरी प्रोविजन ना करने का कोई मंशा नहीं, मतलब बिल्कुल क्लियर है कि करना है। उसमें ये नहीं कि सैनिकों के लिए कोई मन में ऐसी है कि नहीं पैसा कहाँ से आएगा। सब होगा, सब पूरी चिंता उसकी होगी, उसके प्रोविजंस कर चुके हैं सारे। क्योंकि आज जो बातें सामने निकल कर आई हैं, जो आंदोलन शुरू हुआ है, भूख हड़ताल पर लोग बैठे थे पूर्व सैनिक, उन्होंने कहा कि भाई एक हमें टाइम लिमिट सरकार नहीं बता पा रही है। और कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि जो बिहार चुनाव है वहाँ पर जाकर हम अपनी बात को रखना चाहेंगे, यानी कि दबाव बनाने की कोशिश भी होगी सरकार पर। अब मैं पूर्व सैनिक से अपील कर सकता हूँ आपके माध्यम से, इसको चुनाव से मत जोड़ें। जब देश का प्रधानमंत्री खुद कमिट कर रहा है, उससे बड़ी बात नहीं हो सकती। उसका तो सुप्रीम कोर्ट में कमिटमेंट कर चुके हैं, उससे बड़ी बात नहीं हो सकती। तो थोड़ा समय की बात है, इसको चुनाव से जोड़ने का विषय है नहीं। और मुझे लगता है उनको उतना मौका मिलेगा नहीं कि वो चुनाव में कहीं जा पाएंगे। उससे पहले मुझे लगता है चिंता हो जाएगी। क्योंकि 15 अगस्त की बात हो रही है, जो सब पूर्व सैनिकों ने आज कहा कि 15 अगस्त तक उम्मीद करते हैं कि सरकार कम से कम हमारी बात पर अमल करे और लागू कर दे। मैं फिर मुझसे आप समय मुझसे पूछ रहे हैं, सरकार का समय मुझसे मत पूछिए। मैं आशावान हूँ कि शायद उनकी बात पूरी हो जाए। मतलब मैं क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ सिंह साहब कि लंबा अरसा हो रहा है। पहले अप्रैल 2014 में से लागू होना था, आपकी सरकार बनी, प्रधानमंत्री जी ने वादा भी किया था चुनाव से पहले, और इसके बाद मन की बात में कहा कि इसको जल्दी ही लागू करेंगे। पूर्व सैनिक शायद उनको जो इंतजार रहा है, मैं कहूँगी 40 बरस का, 32 बरस का, उसके चलते आशंकित हैं। वो 40 वर्ष की जो नालायकी रही या गलती रही या कमी रही, उसके कारण से हमारे पे आशंकित क्यों है? हम जब कमिटमेंट करते हैं उस पर उनको भी जानकारी है, उनके भी तो लोग हैं ना आफ्टर डिफेंस मिनिस्ट्री में, और पूर्व सैनिक के परंतु थोड़ा कि संपर्क में नहीं होंगे, उनको बस जानकारी है कि पूरा मसौदा फाइनेंस मिनिस्ट्री चला गया। इतने दिन इंतजार किया, थोड़े दिन और, महीना 2 महीना और थोड़ा इंतजार करें, मेरे ख्याल उस बीच में प्रोसेस पूरा हो जाएगा। तो सरकार जो प्रोसेस को थोड़ा सा तेज़ करने की भी कोशिश करनी चाहिए, आपको लगता है? हाँ, वो जितना स्पीड अप होना चाहिए उतना स्पीड अप होगा। मैंने जो कहा ना, उनको वो मौका नहीं मिलेगा जो कह रहे हैं कि हम उसको राजनीतिक रंग देंगे, उसको उनको मौका मिलेगा नहीं, मुझे लगता नहीं। यानी चुनाव तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? मुझे लगता है उससे बहुत पहले चर्चा चिंता हो जाएगी इसकी। और आप उनकी बात अगर रखना चाहेंगे सरकार पर जाके कि 15 अगस्त से जो उन्होंने बात कही है उस तक अगर पूरा हो जाए तो बेहतर हो? 15 अगस्त अच्छी तारीख है और अच्छा दिन भी है, अगर हो सके तो उस दिन लागू हो। मैं भी चाहूँगा, मैं भी उनकी बात आगे रखूँगी। 15 अगस्त अच्छी तारीख को, अच्छा दिन है, उस दिन लागू हुआ तो अच्छी बात है। चलिए सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। तो ये थी हमारी पहली खबर।
और बुलेटिन में आगे आपको दिखाएंगे जॉर्जिया का अजब नज़ारा। ललित मोदी को ट्रैवल वीजा में मदद देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां विपक्ष ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से इस्तीफे की मांग की, वहीं बीजेपी नेता कीर्ति आजाद ने पार्टी की अंदरूनी राजनीति पर सवाल खड़े किए। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के आवास पर सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी के वीजा मामले में विदेश मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है। इतना ही नहीं, पार्टी ने ललित मोदी को जल्द भारत बुलाकर उन पर मुकदमा चलाने की बात भी कही है। ऐसा भी लगता है कागजों और दस्तावेजों से कि श्री ललित मोदी के संबंध माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अमित शाह से भी हैं। क्या ऐसे में कोई साधारण व्यक्ति, कोई ठीक सोच समझ वाला व्यक्ति ये मान सकता है कि कानून के ऐसे भगोड़े की मदद में देश के प्रधानमंत्री जी की सहमति उसमें नहीं थी? बीजेपी के तमाम नेता इस मसले पर सुषमा के साथ एकजुटता दिखा रहे हैं। हालांकि पार्टी नेता कीर्ति आजाद ने भीतरघात की आशंका जताई है। जिस प्रकार से घटनाक्रम को तूल दिया जा रहा है, इसमें सच्चाई बिल्कुल अलग है। और जैसे कि सुषमा जी ने खुद अपने ट्वीट में कहा है कि पूरे मानवीय आधार पर उन्होंने उसमें मदद किया था। उधर तमाम सियासी दलों ने इस मामले में मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। समाजवादी पार्टी ने इस्तीफे की मांग को गैर जरूरी बताया है। वहीं कई पार्टियों ने नैतिक आधार पर उनके इस्तीफे की मांग के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय पर भी सवाल उठाए हैं। एक बात तो साफ हो गया कि चाहे कोई अपराध करे, लेकिन अगर वो अपना है तो उसकी हम मदद करेंगे। ये तो बीजेपी और बीजेपी की सरकार ने, इसमें तो पूरी सरकार डॉक में खड़ी है। जो बातें उभर कर आ रही है, जो मीडिया की इन्वेस्टिगेशन के चलते हुए, और उनका जवाब तो मिलना चाहिए ना। अकाउंटेबिलिटी कहाँ पे है? यही तो है अकाउंटेबिलिटी, और इस अकाउंटेबिलिटी को प्रधानमंत्री को देना होगा। इस मामले में सुषमा स्वराज ने मानवीय आधार पर मदद देने की बात कही थी। ललित मोदी लंदन में 2010 से ही रह रहे हैं। उनके खिलाफ आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट से संबंधित मैच फिक्सिंग, सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। प्रणब गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को बर्खास्त करने की मांग की है। बीजेपी ने कहा है कि पुरानी तस्वीरों के आधार पर विदेश मंत्री पर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं। Sushma Swaraj is a minor minister in the government. It means nothing in this government. There is only one man who's running this country and this government. That is Mr. Narendra Modi. And Mr. Narendra Modi should stop protecting Mr. Lalit Modi. ये तो उनके दिवालियापन और कोई मुद्दा उनके पास नहीं है। कांग्रेस के पास राजनीति का कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए इस तरह की ओछी हरकत, ओछी राजनीति वो कर रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री के विकास मॉडल पर सवाल खड़े किए। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों से मुलाकात में राहुल ने भूमि अधिग्रहण पर केंद्र सरकार की नीति को लेकर हमले तेज किए। राहुल ने कहा कि जंगलों पर पहला हक आदिवासियों का है, जबकि सरकार आदिवासियों से उनका हक छीन रही है। खदानों और विकास परियोजनाओं की वजह से विस्थापित आदिवासियों का दर्द बांटने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को छत्तीसगढ़ पहुंचे। कोरबा जिले के मदनपुर इलाके में उन्होंने आदिवासियों से मुलाकात की। इस मौके पर कांग्रेस उपाध्यक्ष ने उनके मुद्दों पर जोर दिया। हम भी विकास चाहते हैं, मगर उस विकास में आपके बारे में भी सोचना है, आदिवासियों के भी बारे में सोचना है, जंगल के बारे में भी सोचना है, जल के बारे में भी सोचना है और आपके जीवन के बारे में भी सोचना है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने एनडीए और सूबे की रमन सिंह सरकार की नीतियों को जन विरोधी बताया। उन्होंने विकास में सभी तबकों की भागीदारी की हिमायत भी की। विकास सबके लिए होना चाहिए, ये नहीं कि 2-3 उद्योगपतियों के लिए विकास हो गया, उनकी यहाँ कोल माइन बन गई, उनके हजारों करोड़ रुपए हो गए और जो हमारे आदिवासी बच्चे हैं उनका भविष्य खत्म हो गया। राहुल गांधी मंगलवार को जांजगीर चांपा जिले में किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनेंगे। इस दौरान वो किसान संवाद यात्रा भी निकालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भूमि अधिग्रहण विधेयक की पड़ताल कर रही संसद की संयुक्त समिति के सामने आज कई किसान संगठनों ने
विधेयक के प्रावधानों पर अपनी आपत्तियां जाहिर की। सबसे ज्यादा आपत्ति किसानों की सहमति और सामाजिक प्रभाव के अध्ययन के प्रावधान को हटाने पर थी। भूमि बिल पर समिति को मॉनसून सत्र में अपनी रिपोर्ट देनी है। कई किसान संगठनों के प्रतिनिधि संसद भवन परिसर में भूमि विधेयक की जांच कर रही संयुक्त समिति के बुलावे पर पहुंचे। इन संगठनों ने सरकार की ओर से लाए गए भूमि अधिग्रहण विधेयक के 2 मूलभूत प्रावधानों का विरोध किया है। The social impact assessment and consent were the 2 clauses which created space for the affected people who are not just affected, who are real investors of the land and everything attached to land in the development process. That space was granted to them and now that is being denied. किसानों की सहमति ना लेने की जो बात कही गई है उससे किसानों को बहुत बड़ा एक झटका लगेगा। किसानों की सहमति बहुत जरूरी है। कुछ अन्य संगठनों ने जमीन अधिग्रहण के लिए भूमि बैंक की स्थापना का भी सुझाव दिया। जमीन लेना है तो सरकार के इस ढंग के इसके ये जरूरत नहीं है। किसानों की ये लैंड बैंक बननी चाहिए जिसमें परचेसर और सेलर किसान उन्होंने खुले दिल से लेना चाहिए, फोर्सिबली एक्विजिशन नहीं करना चाहिए। हम इसका विरोध करते हैं इसलिए कि ये सारा कुछ किसान की ज़मीन को छीनने के लिए हमें लगता है ये किया जा रहा है और किसान का जो हक है वो अगर ज़मीन से वो निकलना चाहता है तो उसका आदान प्रदान नेगोशिएट करके उसके साथ बात हो। मंगलवार को भी संसद की संयुक्त समिति से कई किसान संगठनों के प्रतिनिधि मुलाकात करेंगे। भूमि विधेयक की जांच कर रही संयुक्त समिति को मॉनसून सत्र की शुरुआत के पहले दिन अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट दोबारा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रद्द करते हुए सीबीएसई को 4 हफ्ते के भीतर फिर से एग्जाम कराने के आदेश दिए हैं। 3 मई को पेपर लीक और धांधली के बाद दोबारा परीक्षा की मांग को लेकर कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी। मेडिकल की तैयारी कर रहे 6 लाख से ज्यादा छात्रों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बड़ी राहत मिली है। होनहार और मेहनती छात्र धांधली और पेपर लीक से बेहद परेशान थे। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को 4 हफ्ते के भीतर फिर से परीक्षा कराने का आदेश दिया है। ऑनरेबल कोर्ट ने हमारी प्रेयर अलाउ कर दी है जिसमें हमने कहा था AIPMT एग्जाम जिसमें मैसिव रैकेट की तरह एक लीकेज हुई है उसको कैंसिल किया जाए। कोर्ट ने सारी पिटीशन अलाउ करते सीबीएसई को डायरेक्शन दिए कि विद इन 4 वीक्स एग्जाम रिकंडक्ट करा जाए। We welcome this decision. This has restored the faith of the students, medical student, especially in the whole medical fraternity in the judicial system. This was a mass copying and mass of the maybe the leakage which was not seen in the history of the country. 3 मई को परीक्षा के बाद कई अभिभावकों ने पेपर लीक का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। यही एक संभव सॉल्यूशन था, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन था ही नहीं। तो जो ये जजमेंट दिया है ये भारत के इतिहास में और आने वाले समय में एक डिटरेंट की तरह एक्ट करेगा उन पेरेंट्स के लिए भी जो अपने बच्चों के लिए 25-25 लाख रुपए रिश्वत देने को तैयार हो जाते हैं। कोर्ट के जो फैसला आया उससे हम बहुत बेहतरीन खुश हैं, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि मैं लास्ट 3 ईयर से एग्जाम दे रहा हूँ तो 3 ईयर में क्या हो रहा है कि सर हम बाउंड्री लाइन पे आके रुक जाते हैं, चीटर घुस जाते हैं, चीटरों की वजह से हमारा एडमिशन नहीं हो पाता। हालांकि सीबीएसई दोबारा परीक्षा कराने के पक्ष में नहीं था। उसके मुताबिक सिर्फ 44 छात्रों को गलत तरीके से फायदा मिलने की पुष्टि हो सकी थी। सीबीएसई का कहना था कि इस वजह से करीब 6,30,000 छात्रों को फिर से परीक्षा देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अगर एक भी छात्र को गलत तरीके से लाभ मिलता है तो परीक्षा प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े होते हैं। रविंद्र शोराण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश के पत्रकार हत्या मामले में चौतरफा दबाव के बावजूद राज्य सरकार ने मंत्री को हटाने से इनकार कर दिया है। राज्य के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने कहा कि जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते मंत्री को पद से हटाया नहीं जाएगा। और दूसरी तरफ जगेंद्र के परिजन बीते 15 दिनों से सीबीआई जांच की मांग को लेकर धरने पर हैं। शाहजहांपुर में पत्रकार जगेंद्र सिंह की हत्या को 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। राज्य के मंत्री राममूर्ति वर्मा पर सीधे आरोप लगने के बावजूद प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार अब आरोपी मंत्री का बचाव करती नजर आ रही है, जबकि उसके कुछ और मंत्री संवेदनहीन बयान भी दे रहे हैं। तो हमारा उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के विरोधियों को चिंता हो जाती है, लेकिन हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर सबसे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर, लेकिन बिना जांच के कोई भी हमारा मंत्री नहीं हटाया जाएगा। घटनाएं कुछ ऐसी होती हैं जो निश्चित होती हैं, प्रकृति का नियम है।
विधि का विधान है। इस मामले में 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है और एफआईआर में मंत्री राममूर्ति वर्मा का भी नाम है। खबरों के मुताबिक जगेंद्र सिंह ने अवैध खनन के मामले पर मंत्री की गतिविधियों के खिलाफ फेसबुक पर जानकारी पोस्ट की थी। जगेंद्र सिंह के परिजनों ने इस हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की है। वो मंत्री राममूर्ति वर्मा को पद से हटाने की मांग को लेकर बेमियादी धरने पर बैठ गए हैं। यही उम्मीद करते हैं कि सीबीआई जांच होगी इस मामले की और जो राममूर्ति वर्मा जो दोषी हैं उन्हें बर्खास्त किया जाएगा, उनकी गिरफ्तारी होगी, जो अन्य अभियुक्त हैं उनकी भी गिरफ्तारी होगी। इस मामले पर राजनीतिक दलों ने भी राज्य सरकार को घेरे में लिया है। उन्होंने पत्रकारों पर हमले को लेकर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश सरकार की शुतुरमुर्गी नीति के तहत के कारण राज्य की कानून व्यवस्था भी खराब हो रही है और इस समय अराजक तत्वों के सर्वाधिक निशाने पर राज्य में पत्रकार है। एक मंत्री के ऊपर हत्या का आरोप है, दूसरा मंत्री ट्रांसपोर्ट के अधिकारी की पिटाई ठुकाई कर देता है। तो ये सब चीजें जो हैं इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस बीच पीलीभीत में भी एक टीवी पत्रकार की पिटाई का मामला सामने आया है। निजी चैनल के लिए काम करने वाले पत्रकार हैदर को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अब बेरोजगार युवा सरकारी वेब पोर्टल के जरिए अपने लिए रोजगार की तलाश कर सकेंगे। सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योग मंत्रालय ने आज डिजिटल रोजगार कार्यालय की शुरुआत की। इसके जरिए बेरोजगार युवाओं को वेब पोर्टल के जरिए मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में रोजगार की जानकारी हासिल हो सकेगी। तकनीकी शिक्षा हासिल कर चुके बेरोजगार युवाओं के लिए अब नौकरी हासिल करना आसान हो सकता है। लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया है, जिसके जरिए उद्योग जगत भी प्रशिक्षित कामगारों की तलाश कर सकेगा। नौकरी देने वाले और नौकरी प्राप्त करने वाले दोनों का साथ साथ स्किल डेवलपमेंट हो और उसको भी नौकरी मिल जाए और इंटरप्राइजेस को स्किल्ड मैन पावर मिल जाए, दोनों को भी ऑनलाइन किया। सरकार के मुताबिक इस पोर्टल के जरिए अकुशल और अर्धकुशल कामगारों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये दोनों पोर्टल्स जो हैं ये ब्लू कॉलर वर्कों को नहीं एड्रेस कर रहा है। आपने कभी monster.com चाहे naukri.com को ये देखा है कहते हुए कि साहब लेथ मशीन ऑपरेटर हमारे यहाँ रजिस्टर करे? वो आईटी क्षेत्र में है, बैंकिंग क्षेत्र में है, वाइट कॉलर जॉब्स सेगमेंट में है। हम लोग लोअर लेवल, बॉटम ऑफ द पिरामिड में है। ये अंतर है। देश में करीब 3 करोड़ 60 लाख सूक्ष्म एवं लघु उद्योग हैं, जिनमें 8 करोड़ कामगार जुड़े हुए हैं। सरकार का मानना है कि लघु और सूक्ष्म उद्योगों में रोजगार की संभावना बड़े उद्योगों की तुलना में काफी अधिक है। एमएसएमई मंत्रालय ने बेरोजगार युवाओं के लिए एक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है, लेकिन इस वेब पोर्टल से फिलहाल 60% सर्विस सेक्टर के लोगों को अलग रखा गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि मोदी सरकार का मेक इन इंडिया प्रोग्राम कहां तक सफल हो पाएगा। कैमरामैन मनोज के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। दिल्ली वासियों को आज से बिजली खपत पर ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे। बिजली वितरण कंपनियों की कीमतों में इजाफा करने का फैसला आज से लागू हो गया। शुक्रवार को दिल्ली बिजली नियामक आयोग यानी DERC ने बिजली की दरों में 4 से 6% की बढ़ोतरी कर दी। वितरण कंपनी BSES यमुना और BSES राजधानी ने 6% और टाटा पावर ने कीमतों में 4% का इजाफा किया। वहीं TBDDL ने 5% की बढ़ोतरी की है। ये बढ़ोतरी पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट यानी PPSC के तहत की गई है। बीजेपी और कांग्रेस ने इस बढ़ोतरी का विरोध करते हुए केजरीवाल सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। वहीं दिल्ली सरकार ने आयोग से अपने फैसले की समीक्षा करने को कहा था। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में फेरबदल किया है। पेट्रोल आज रात 12 बजे से 64 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया, जबकि डीजल के दाम में ₹1.35 प्रति लीटर की कटौती की गई है। 15 मई को पेट्रोल के दाम में ₹3.13 और डीजल के दाम में ₹2.71 की बढ़ोतरी की गई थी। मई में थोक महंगाई दर लगातार 7वें महीने नेगेटिव में रही। हालांकि अप्रैल की तुलना में इसमें मामूली इजाफा देखने को मिला। मई में ये दर -2.36%, जबकि अप्रैल में -2.65% थी।
थोक महंगाई दर माइनस में रहने की बड़ी वजह खाने पीने के सामान, ईंधन और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की कीमतों में गिरावट रही है। मई में थोक भाव के हिसाब से खाने पीने की चीज़ों में करीब 3.8% थी, जो कि अप्रैल में 5.73%। हालांकि दाल की कीमतों में वृद्धि का दौर जारी है। भारत ने सार्क देशों के साथ परिवहन क्षेत्र में एक अहम पहल की है। इस कड़ी में भारत ने बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ मोटर वाहन समझौते पर दस्तखत किए हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 3 देशों के परिवहन मंत्रियों की मौजूदगी में BBIN मोटर वाहन करार पर दस्तखत किए। BBIN समझौते से चारों देशों के बीच सुरक्षित और किफ़ायती सड़क परिवहन को मदद मिलेगी। वहीं सार्क देशों के बीच आपसी व्यापार में तेजी आएगी। इससे आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। BBIN के जरिए चारों देश संस्थागत प्रणाली का विकास करेंगे। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस समझौते को ऐतिहासिक करार दिया और इसे परिवहन क्षेत्र में एक नई शुरुआत बताया। और अब BSNL के उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर है। दूरसंचार क्षेत्र की सरकारी कंपनी BSNL ने उपभोक्ताओं को आज से देश भर में फ्री रोमिंग की सुविधा देनी शुरू कर दी है और ऐसे लोगों को देश के किसी भी हिस्से में इनकमिंग कॉल के लिए कोई भी पैसे नहीं देने होंगे। इससे रोमिंग के दौरान हैंडसेट रखने और सिम रखने के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। BSNL ने एक देश एक नंबर की मुहिम के तहत यह कवायद की है। BSNL देश की पहली मोबाइल कंपनी है जो पूरे देश में निःशुल्क रोमिंग सेवाएं दे रही है और मार्च के अंत तक BSNL के ग्राहकों की संख्या करीब 7 करोड़ 72 लाख थी। रेलवे ने भी तत्काल टिकट मिलने में होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए नियमों में थोड़ा बदलाव किया है। आज से तत्काल टिकटों की बुकिंग के नियम बदले गए हैं। अब AC के लिए तत्काल टिकटों की बुकिंग सुबह 10 बजे होगी और नॉन AC के लिए बुकिंग 11 बजे से। इसके साथ ही कन्फर्म तत्काल टिकट रद्द करने पर 50% का रिफंड भी मिलेगा। रेलवे को उम्मीद है कि तत्काल बुकिंग टाइमिंग में बदलाव से यात्रियों को फायदा होगा और एक वक्त पर बुकिंग साइट और टिकट खिड़की पर भीड़ कम करने में मदद मिलेगी और IRCTC के सर्वर पर भी अब पहले से लोड कुछ कम हो सकेगा। तो खबरों के आज के सफ़र में इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं जॉर्जिया की राजधानी तबिलिसी की कुछ तस्वीरों के साथ, जहां पर बारिश के बाद देखिए जंगली जानवर चिड़ियाघर छोड़कर शहरी इलाकों में घुस गए। It's